नमस्ते बच्चों। ये कौन है? गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। वीडियो ऑन करिए बच्चों। आप वीडियो ऑन करके भाग जाते हो, ऑफ कर लेते हो और आप गायब हो जाते हो। ऑन करिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहू की विदा। ठीक है, आप पाठ निकालें बहू की विदा। सुन रहे हो मेरी बात? यस मैम। पाठ सामने है। यस मैम। तो आप पढ़ेंगे, आपका पढ़ना ही ज्यादा अच्छा होगा। यस मैम। पढ़िए फिर। अपना नाम और सेक्शन बताकर ही पढ़ना, ठीक है? मैम कुछ विशेष क्लास। हाँ पढ़ो। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और वीडियो ऑन करेंगे। शुरू करो। पाठ बहू का पाठ जीवन का दलित पाठ अवस्था 50 राजेश जीवनदान अवस्था 46 रमेश जीवनदान अवस्था 22 कमला रमेश की पत्नी अवस्था 19 प्रमोद कमला का अवस्था 23। अब ये बताओ कुल कितने पात्र हैं इस कहानी में? कुल कितने पात्र हैं? 5। 5। बढ़िए। हाँ ठीक है, बढ़िए। कमरा आधुनिक ढंग से सजा। पर्दा उठने पर जीवन लाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। उनसे कुछ दूर अंदर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़े हैं। चेहरे पर निराशा निराशा जिनमें करुण भाव। प्रमोद मिश्र, क्या निर्णय लिया आपने? जीवन विदा नहीं होगी। प्रमोद, हर लड़की पहला साल सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जीवन जानता हूँ। जीवनलाल सुनती रहकर जवाब देती है। मानो प्रमोद की बात ऊब रहा हो, यानी कि हम किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं लेकिन सुननी पड़ रही है। उबाऊ है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम्हारी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही बेटा, जरा ठीक करो अपना। माइक म्यूट हो गया इसका। जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका। विदा नहीं हो। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो मां अंधेरे में गिर जाएगी। जीवनलाल, मैं मजबूर हूँ। अगर मां बहन का इतना ही ख्याल है तो दहेज पूरा कर। प्रमोद, गीत सुन। अपनी सामर्थ्य
ठीक है। डी सेक्शन, डी सेक्शन, विपाशा नहीं है क्लास में? आभा, डी सेक्शन पढ़ो। सूर्यांश कुमार किस सेक्शन का है? सूर्यांश कुमार सेक्शन बताओ। एफ। तो बेटा आपका मेंशन क्यों नहीं है? ना सेक्शन है, ना रोल नंबर, ना एडमिशन नंबर। इसको तो हम क्लास में नहीं रख सकते हैं ना। रिमूव करें आपको? जल्दी अपडेट करो। और कोई है? शाद। 8D इस तरह तुम लिखे हो कि उसको पढ़ा नहीं जा रहा है। इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर होना चाहिए ना। कुशाग्र, तुम्हारा भी कोई अपडेट नहीं है यहाँ। इससे पहले मैंने करवाया था, लेकिन फिर क्या हुआ? रोल नंबर, एडमिशन नंबर, सेक्शन। भावना ठाकुर, you also, मायरा सिंह ऑल्सो अपडेट योर ऑल इंफॉर्मेशन। आईडी अपना एकदम क्लियर करो। Ma'am, I joined from laptop and it is impossible to change it. So I have to rename it in class. क्यों? मैम क्योंकि वो चेंज करने का मुझे मेथड पता नहीं है। बेटा आप चेंज करते हैं तो आपको आईडी उसमें देना पड़ेगा ना। उसके बिना तो आपको क्लास में रखना मुश्किल हो जाएगा। भावना ठाकुर कौन सी सेक्शन है? मेरी आवाज सुन पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा भावना ठाकुर किस क्लास की है बताओ? F. एफ की। कोई आईडी नहीं है यहाँ। मायरा सेक्शन सी, केवल नाम है आपका। चलो डी सेक्शन से पढ़ने वाला कोई नहीं है? उस दिन जो पढ़ रहे थे, क्या नाम है उसका? आदित्य कुमार, पढ़ो। Yes, ma'am. आदित्य तो क्लास में है, पढ़ो। पढ़ो। Yes, ma'am. प्रमोद हाथ जोड़कर जीवनलाल उठकर आवेश में टहलते हुए। माइक को पास करना, माइक पास करो, नजदीक। माइक नजदीक करो, अपना माइक नजदीक करो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्रमोद हाथ जोड़कर जीवनलाल उठकर आवेश में टहलते हुए। देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का आवाज भी नहीं हरा है, आज भी हरा है। आप इस पाठ में पढ़ते हो कि घाव, घाव जैसे शब्द आप इस पाठ में पढ़ते हो, तो घाव जब शरीर में कोई परेशानी आ जाती है, शरीर में घाव दिखाई देती है, तो लेकिन यहाँ मारपीट का कोई मामला नहीं था, है ना। ये भावनात्मक घाव है। यहाँ घाव मन पर लगी है, यानी कि उनको कोई अपमान का सामना करना पड़ा है उसकी वजह से, इसलिए इसे ये घाव का नाम देते हैं। मतलब इतना पीड़ादायक है।
आगे बढ़ो। जाओ, कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी को विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। प्रमोद, यह आप क्या कह रहे हैं? जीवनलाल, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नगद दाया हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगे। प्रमोद, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते जीवनलाल तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है अब उसकी। ये रमेश जीवनलाल का कौन है? बेटा। 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 ठीक। मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। प्रमोद अपमान से तिलमिला कर, बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल, हम बेटी भी वाले हैं लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों के दांतों तले उंगली दबा दी। ये दंग रह गए और दांतों तले उंगली दबाना क्या है? हैरान रह जाना। मुहावरा है। मुहावरे, लोकोक्ति, इन सब का प्रयोग करने से भाषा में निखार आ जाती है। इससे समझ में आता है कि आप भाषा के मर्म को समझते हो और अगले को बहुत ठीक प्रकार से समझा भी सकते हो। तो भाषा में आप जो अनुच्छेद लिखते हो, अब तो या निबंध लिखते हो, उसमें इन सब का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। चलो। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दर्द मिश्रित आवेश। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मुंह छूची है, समझे? प्रमोद जी। जीवनलाल, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कलाई पर बंधी घड़ी देखकर कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझे? प्रमोद व्यंग से, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल तेजी से, बेटी और बहू तो एक तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। प्रमोद ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुककर धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे? ऊंचे स्वर में, अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिल ले आकर। सहज स्वर में, मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं। द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ लॉन में। प्रमोद थका सा सोफे के पास खड़ा है। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। सिर नीचे किए। प्रमोद भारी स्वर में, कैसी हो कमला? अच्छी तरह तो हो। बस कमला करो। खिसकने लगती है। प्रमोद, यहीं तक रखो, बस करो। कमला रो मत। बस करो बेटा, यहीं तक पढ़ो। अब यहाँ तक में क्या कुछ स्पष्ट हुआ आपको, ये बताइए। पहले तो जीवनलाल ये शिकायत करते हैं कि आपने हमें घाव दिया है, क्योंकि आप लोगों की वजह से बारात में हमें बड़ा अपमान का सामना करना पड़ा। आप लोगों ने बारातियों का आदर ठीक से नहीं किया और आपने जो रकम देने की बात कही थी वो भी आपने पूरा नहीं किया, यानी कि 5,000 रुपए की चर्चा कर चुके हैं, वो अभी आपने नहीं दिया। इसलिए हम बेटी को विदा, आपकी बेटी, आपके घर की बेटी और हमारी बहू, हम बहू को विदा नहीं करेंगे।
यहाँ तो एक बात खत्म हो गई कि दहेज के कारण या मान सम्मान पर आंच आने के कारण उनको ऐसा लगा जैसे मुझे घाव दिया गया है, जो पीड़ा हुई उनको। अब यहाँ उनके जो बातचीत का तरीका है, क्या आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल सही है? हम्म? नो मैम। क्योंकि ये 5,000 रुपए से रिश्ते का सर्टिफिकेट लिखा जाएगा, फाड़ा जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, होगा? अब तो या इसको शिकायत के साथ या प्रसन्नता के साथ रिश्ते को तो निभाना ही है। लेकिन जब हम ये शिकायत करते हैं कि तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इस वजह से हम बहुत दुखी हैं, तो हम अच्छा व्यवहार उसके साथ कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ जीवन लाल उसके साथ, प्रमोद के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, आदमी को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में उसके मान सम्मान का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। आपने बातचीत की कला पढ़ी है ना, पाठ पढ़ी है? उसमें जो भी बातें बताई गई हैं कि आप जब बातचीत करते हो तो दूसरों को आपकी बात से कोई ठेस ना पहुंचे, अपमान ना महसूस हो। आप बातें तो सब कह जाइए जो आपके मन में है, लेकिन कहने का तरीका ऐसा हो कि सुनने वाला सुन भी ले और आहत भी ना हो। ठीक है ना? वरना कई लोग तो बहुत अच्छी, बहुत साधारण सी बात भी इतना झुंझला कर बोलते, इतना झल्ला कर बोलते हैं कि सुनने वाले को बुरा लग जाता है। भले बात उसके भलाई की ही हो, लेकिन बोलने का तरीका ऐसा हुआ कि सुनने वाले को क्रोध आ जाता है कि आप ना बोलते तो अच्छा था, रिश्ता बिगड़ जाता है। तो बातचीत की कला पाठ को हम याद करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि जीवन लाल प्रमोद के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ रहे हैं। ये इनकी उम्र को और रिश्ते को शोभा नहीं देता है। चलिए आगे बढ़े हैं। सी सेक्शन। यस मैम। मैम एफ। हाँ, सी सेक्शन कोई पढ़ो। डी के तो बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्या बात है? मैम एफ से अभी डी से पढ़ रहा था। अभी कौन पढ़ रहा था? एफ से पढ़ रहे थे ना? यस मैम। अभी तो आदित्य एफ से पढ़ रहा था और पहले कुशाग्र पढ़ा, तो डी वाले तो पढ़े ही नहीं। यस मैम, तो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तुम डी के हो? हाँ, नो मैम। तो अब नहीं कोई पढ़ेगा तो बैठना थोड़ी है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। शुभ नारायण बोल रहे हो ना? यस मैम। हाँ पढ़ो। यस मैम। प्रमोद हाँ, आर्द्र स्वर में, कमला रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। कमला सिसकती हुई, भैया क्या? प्रमोद घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस बार वेदना अवश्य होगी। मैं चोट मरहम लेकर आऊंगा। कमला न समझने के ढंग से, मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है, उन्हें मरहम चाहिए।
बस बस करो। तो आपने इस वार्तालाप के माध्यम से क्या समझा कि घर के दो मुख्य व्यक्ति, एक धन को ही सर्वस्व माने बैठा है और दूसरा उनसे सहमत नहीं है। कम से कम ये है कि बात पूरे बिगड़ जाए ये नहीं होगी। बात को संतुलित करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए जो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ धन का जो महत्व इन्होंने बताया कि वही व्यक्ति मूंछ वाले होते हैं जिनके पास धन होता है। जिनके पास धन नहीं होता समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा, कोई मान सम्मान नहीं होती। चलो आगे बढ़ो। सी सेक्शन। दीदी डी का कोई पढ़ रहा है कि नहीं? हाँ पढ़ो। इसके बाद अदिति पढ़ना। आधा तुम पढ़ो, आधा अदिति पढ़ेगी। जीवनलाल प्रसन्न स्वर में आ गई मेरी कौड़ी राजेश्वरी से। अरे खड़ी खड़ी भैया क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी अंदर चली जाती है। कमला पर्दे के पीछे खड़ी है। तभी बाहर से रमेश आता है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह है। बरसाती सूट सोफे पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, कौड़ी कहाँ है? रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश जी हाँ। जीवनलाल फिर? रमेश उन्होंने विदा नहीं की। जीवनलाल जैसे छाती पर किसी ने धक्का मार दिया हो। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोग भी कहेंगे। राजेश्वरी वापस आकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें पर बेटे वालों की नाक 100 सिकुड़ी ही रहती है। जीवनलाल मगर शराफत और इंसानियत? राजेश्वरी बीच में, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो यहाँ देखिए, एक चोट का इलाज चोट से ही हो रहा है ना। जीवनलाल को एक घाव उनके बहू के घर से मिला और यहाँ उस घाव का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने कर दिया। ये कह के यहाँ जीवनलाल को जो शिकायत प्रमोद से है, गौरी के घर वालों को वही शिकायत रमेश से थी। तो ये दहेज जो है एक सामाजिक अभिशाप है। लेने वालों को कभी संतोष नहीं होता, कैसे दे रहे हैं इसका भी पता नहीं चलता। देना है जैसे भी दीजिए, खुद को बेचकर भी पैसा दीजिए, लेकिन दीजिए। इसीलिए इसको एक अभिशाप कहा गया है जिसका उन्मूलन आवश्यक है। उन्मूलन का मतलब है इसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना। न दहेज लेना है, न दहेज देना है। चलो अदिति पढ़ो। जीवनलाल चुप रहो तुम। राजेश्वरी बहुत चुप रही। अब नहीं रहोगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम होगी। जीवनलाल अनसुनी करके मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं राजेश्वरी तुम भी तो किसी की बेटी का विदा न करके अपमान कर रहे हो। किसका? जीवनलाल देख कर गौरी की बात। राजेश्वरी अब भी आंखें नहीं
यवनिका मतलब यवनिका मतलब पर्दा। स्टेज पर थिएटर में आप पर्दा देखते होंगे, उसको कहते हैं यवनिका, है ना। अच्छा, अब यहाँ आपके पुस्तक में यदि क्या होता प्रश्न है। मैम आप मैं म्यूट हूँ। अच्छा चलो, अब ठीक है। अब यहाँ पर आपके पुस्तक में यदि क्या होता में क्या प्रश्न है, देखिए तो। कौन सा? यदि क्या होता, अभ्यास प्रश्नों के नीचे ही होगा। अनुमान और कल्पना। हाँ? अनुमान और कल्पना। नहीं नहीं, यदि क्या होता नहीं है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, गौरी ससुराल से विदा होकर आ जाती तो क्या होता। जीवनलाल की आंखें, संभवतः कमला विदा नहीं। नहीं, जीवनलाल की आंखें नहीं खुलती। उनको राजेश्वरी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या वो समझने को तैयार थे। नहीं ना, वो अपनी ही जिद पर अड़े थे, किसी को सुनना नहीं चाह रहे थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि जब से तुम्हारी चिट्ठी आई थी तब से ही ना कर रहे थे, इनकी जिद से तो कोई सकने वाला नहीं है। अगर गौरी विदा होकर आ जाती तो कमला की विदाई तो कभी भी नहीं होती। ठीक है, इनका अहंकार और बढ़ जाता कि उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। उनकी तरफ से गौरी के ससुराल वालों को कोई शिकायत नहीं, यानी कि इन्होंने भरपूर खर्च किया, उनकी हर इच्छा कामना पूरी की है, मानी है। लेकिन यहाँ रमेश के ससुराल वालों ने उनको बड़ा अपमानित किया है, समाज में उनका बहुत अपमान हुआ है इनकी वजह से। लेकिन यहाँ